Hello friends, today we are going to discuss about the evolution of socialism in Europe. Today we are going to discuss about the evolution of tradition of socialism in Europe. Basically आज हम यूरोप में जो समाजवाद की परंपरा है, सोशलिज्म की जो ट्रेडिशन है, वह सोशलिज्म की ट्रेडिशन किस तरह से विकसित हुई है, किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ है और किस तरह से वह जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है राजनीतिक दुनिया का, उस अंतर्राष्ट्रीय पटल में अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आई हैव टू सोर्सेज, मेरे पास दो ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा। पहला जो हम कह सकते हैं कि यूरोप में एक तरह से हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप भी आप कह सकते हैं। पहली जो किताब है वह दी सोशलिस्ट ट्रेडिशन के नाम से है और ये दी सोशलिस्ट ट्रेडिशन मॉसेस लेनिन अलेक्जेंडर ग्रे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दूसरी जो सोशलिस्ट थॉट दी फ्रोनियर्स 1789 टू 1850 तक है, GDH कॉल के द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों ही पुस्तकें ए हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में महत्वपूर्ण रेफरेंसेस बुक हैं। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग हैं और एक तरह से जो यहाँ आप जानवर भी देख पा रहे हैं, जो मगरमच्छ है वो भी है, लोग बैठे हैं या अलग अलग तरीके से इनकी भाव भंगिमाएँ और मुद्राएं हैं। वो उस समाज को अभिव्यक्त कर रहे हैं जिस समाज को इक्वालिटी के बेसिस पर हम स्थापित करना चाह रहे हैं, जिसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, या वी कैन से दिस इज़ द सिंबल ऑफ सोसाइटी। जो डायग्राम है, जो चित्र है, पोर्ट्रेट है, वह उस समाजवाद को अभिव्यक्त कर रहा है। इन चित्रों की अलग अलग भाव भंगिमाओं से, परिदृश्यों से वी कैन अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द सोशलिज्म। जो समाजवाद की भावना है, स्पिरिट है, आत्मा है, उसको हम समझ सकते हैं। इन दोनों ही पुस्तकों का अध्ययन करने पर अगर हम फैक्चुअल जो इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप की बात करें, उसके बारे में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण यूरोपियन थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने समाजवाद के ट्रेडिशन को, सोशलिस्ट ट्रेडिशन को इवोल्व किया है, ओरिजिनेट किया है, इमर्ज किया है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आइए जानते हैं उन चिंतकों के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि द ट्रेडिशन ऑफ सोशलिज्म को वी कैन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। First part of the tradition of socialism in the Europe as called Greece tradition, and second is Jewish and Christian tradition. You can see in this slide जो यूनान की परंपरा है उस परंपरा का जिक्र किया गया है, और दूसरा जो यहूदियों की परंपरा है और ईसाइयों की परंपरा है, क्रिश्चियनिटी की परंपरा है, उसकी बात कही गई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हॉली लैंड ऑफ यरूशलेम के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जैविस, यहूदियों, ईसाइयों और इस्लाम जो धर्म है उनको होली लैंड, उसे होली लैंड के रूप में माना जाता है। ग्रीस जब हम पढ़ते हैं, वी हैव डिस्कस अबाउट दी एंड वी डूइंग स्टडी अबाउट दी evolution of the state in modern era, then we have discussed about the various stages of the development or the evolution of the stage, like Orient stage, tribal stage, Greek city state, and Roman state, and then feudal state, and then nation state or मॉडर्न स्टेट जिसको आप कह सकते हैं। तो राज्यों के विकास की एक क्रम की प्रक्रिया है, इवोल्यूशनरी थ्योरी के माध्यम से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रीक ट्रेडिशन और जेविस क्रिश्चियन ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि किस तरह से सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है या सोसाइटी का जो मीनिंग क्या भारत में है, ईस्टर्न कंट्रीज में है, वैसा ही वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो ये भी हमें समझना होगा कि वेस्टर्न सोसाइटी का जो मीनिंग है, वेस्टर्न जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वह किस तरह से सोसाइटी को अभिप्राय मानता है, उसका मीनिंग लेता है, उसको कैसे समझता है।
तो उस समय की अगर हम बात करें तो ग्रीक से हम शुरुआत करते हैं, चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करते हैं। ग्रीक सिटी स्टेट जब अपने हाईएस्ट स्टेज पर थे, तो मूसा और मौसिक लॉ जो हैं, मूसा के कानून में इनको डिफाइन किया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोएसिस लॉज हैं वो एक तरह से सोशलिस्ट टेम्पल रहे हैं, और एज ए प्लेस के रूप में, स्थान के रूप में समाजवादी मंदिर इनको कहा जा सकता है, जहाँ टीचिंग ऑफ द अर्ली चर्च हम कह सकते हैं कि जो चर्च की आरंभिक शिक्षाएं थी, वो शिक्षाएं, या हम कह सकते हैं कि बेसिक वर्च्यूज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर की यहाँ पर बात की गई है, जिसे सामाजिक कानून, सोशल लॉज की बात इसमें कही गई है। वर्च्यूज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस की बात की गई, सर्टेन पैराडाइम्स की बात कही गई, जिसके माध्यम से इसको डिफाइन किया गया है। किंग आर्थर और मूसा के दौरान जो वर्सेस में जो सोशल ट्रेडिशन स्थापित हुई, वे ग्रीक्स ट्रेडिशन ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें स्पार्टा और एथेंस जो बड़े नगर रहे हैं ग्रीस यूनान के, उनमें एथेंस और स्पार्टा की जो हमने प्लेटो और अरिस्टोटल, सुकरात के संदर्भ में पढ़ा होगा, तो विशेष रूप से प्लेटो को हम मान सकते हैं कि प्लेटो वाज द फर्स्ट सोशलिस्ट थिंकर्स इन यूरोप एज वेल एज, जैसा कि उसने अपनी आरंभिक रचनाओं में बिगिनिंग जो उसकी बुक्स थी द रिपब्लिक, उसमें जो एक आइडल टाइप स्टेट की बात की है, और इसके साथ साथ जो तीन क्लासेज की, 3 क्लासेज की उसने बात कही है, फिलोसोफर जो क्लास उसकी बात कही है, जो मिलिट्री क्लास उसकी बात की है, और प्रोड्यूसर जो क्लास उसकी बात कही है। डिवीजन इन द सोसाइटी 3 बेसिक क्लासेस उसने डिफाइन किया है। तो जो कम्युनिज्म के माध्यम से कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, जो परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की उसने बात कही है, दीज आर द बैरियर ऑफ द ड्यूटी ऑफ द किंग, फिलोसोफर किंग एंड मिलिटेंट एंड द आर्मी एंड आर्मड फोर्सेज। सो हम देख सकते हैं कि तो होमोसोफियंस की जो पुरानी ट्रेडिशन है उस सोसाइटी की बात, लाइक मैंने पहले भी कहा कि राहुल सांसकर्ता ने जो बुक वोल्गा टू गंगा लिखी है, वह भी ऐसी ही सोसाइटी की बात करती है। जब हम वेस्टर्न व्यूज से सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो हमें उतने ही वर्ष, जो स्किनर कहते हैं, उतने वर्ष पीछे जाकर अपने माइंड और बैकअप से हमें समझना होगा कि हम आज की बात नहीं कर रहे। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, हम उस समाज की बात नहीं कर रहे, हम आज से लगभग 2500 साल पहले के सोसाइटी की बात करें तो उस समय समाज कैसा था, वेस्टर्न में समाज कैसा था, ये वोल्गा टू गंगा में लिखा गया है। और ये हिंदू सनातन और वैदिक माइथोलॉजी में भी लिखा गया है कि पिता और बेटी और जो एक परिवार है उससे अलग अलग परिवार, समुदाय, कबीले, ट्राइब्स का निर्माण हुआ है, जो स्टेट से पहले की अवस्थाएं हैं, या जब आदिम कबीलों की अवस्थाएं भी कह सकते हैं। उस अवस्था में जो कम्युनिज्म है दो, इसके साथ साथ एगलिटेरियनिज्म जो समतावादी है, समुदायवादी है, कम्युनिटेरियन है, उसकी थ्योरी को भी यहाँ लागू किया गया है कि महिला और पुरुष के बीच समानता, फिलोसोफर किंग और फिलोसोफर क्वीन के रूप में। इसके साथ साथ आइडेंटिटी की बात कही गई है कि जो सैनिक प्रोड्यूसर क्लास को छोड़कर, या एग्जैम्प्ट प्रोड्यूसर क्लास को, जो सैनिक हैं और जो किंग है, उनकी जो फैमिली आइडेंटिटी है और प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी है वह नहीं होगी। बेसिकली वह इंग्लिश के DHARA में धर्मा से जुड़ा हुआ है। बेसिक वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की बात कही गई है। जैसा राहुल सांसकर्ता ने लिखा भी है कि व्यक्ति बाय नेचर स्वतंत्र होता है, और रूसो के इस कोटेशन में भी कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, समाज जंजीरों में इसे जकड़ देता है। तो बाय नेचर जो ह्यूमन है वह एक फ्री मैन है, फ्रीडम से वो प्रेम करता है, वह बंधनों में जकड़ कर नहीं रहना चाहता, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का, स्टेट का, इंटरनेशनल सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशन का, फैमिली का, तमाम तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वह उनका गुलाम नहीं रहना चाहता। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट, सोसाइटी, तमाम तरह के परिवार, विवाह, शादी, ये सब संस्थाएं उस व्यक्ति को जकड़ लेती हैं, उसे जंजीरों में बांध देते हैं, शैकल्स में उसको कंट्रोल कर देती हैं। ये उसका स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो कई बार
असहज भी महसूस करता है, ये प्लेटो कहना चाहता है ऑर्गेनिक थ्योरी के माध्यम से। और जो जिसे हम आज भले ही पाश्विक समाज मानते हैं, लेकिन मानवीय समाज ऐसा ही था, जिसको आज हमने विकास की प्रक्रिया में एक दूसरे स्वरूप में अपना लिया। लेकिन हम 2500 साल पहले की बात करें तो मेरे ख्याल से हमें स्पार्टा और एथेंस का जो उस समय की सोसाइटी है, वोल्गा की जो सोसाइटी है, प्लेटो जिस सोसाइटी को चाहता है, जो समाज है, वह उस समय एक ओपन सोसाइटी है, खुला समाज है। इसमें विवाह है, ऐसी संस्था, एक ही पत्नी ऐसी संस्था या बच्चे आइडेंटिफाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा उस सोसाइटी में नहीं है। मॉडर्न जो सोसाइटी है वो हमें भले ही अच्छी लगती है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी जी कंट्रोल वाया सैकल्स व जंजीरों से नियंत्रित है। वह विवाह, परिवार, समाज, राज्य, लोग क्या कहेंगे, दुनिया, इन सब बाधाओं से, और जो कायरता के या जो डरपोक बनाते हैं ईश्वर, अल्लाह, तमाम तरह के ये लोग जो इंसान को कायर बनाते हैं, उन कायरों की फौज को हमने चारों तरफ खड़ा कर लिया है। ये मॉडर्न सोसाइटी है। परंतु प्लेटो की ये सोसाइटी, ग्रीस की ये सोसाइटी एक फ्री सोसाइटी है, उस समय का एक स्वतंत्र समाज है। इसलिए हम देखते हैं कि इसके बाद, प्लेटो के बाद धीरे धीरे जो परंपरा है, संत थॉमस एक्विनास तक हम देख सकते हैं, मार्सिलियो पेडुआ तक हम देख सकते हैं, सिसरो की परंपरा में भी हम देख सकते हैं, पोलिबियस की परंपरा में देख सकते हैं, अरिस्टोटल की परंपरा में देख सकते हैं, जो सभी एक फ्री सोसाइटी को लाइक करते हैं। वो तमाम तरह की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को दे वर नॉट लाइक, वो कभी पसंद नहीं करते थे और वो कभी पसंद नहीं करते। इसीलिए एक नई जो स्टेज हमें सोशलिज्म की देखने को मिली, जिसे हम कार्ल मार्क्स की नज़र में, उसकी लैंग्वेज में यूटोपियनिज्म और यूटोपियंस कहते हैं कि वो काल्पनिक हैं, कल्पनावादी। ऐसा नहीं है। जो पहले हकीकत था 5वीं शताब्दी सा पूर्व, उसी को 15वीं 16वीं शताब्दी में फिर से विद्वानों ने अपने इमेजिनेशन के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से उसको पुनः स्थापित करने का या उसको सपोर्ट किया है। दे हैव सपोर्ट द ट्रेडिशनल सोसाइटी और ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द सोसाइटी, लाइक टॉमस मूर 1516 में जो उन्होंने यूटोपिया लिखा है, उसमें वो एक ऐसी ही आइडल स्टेज की बात करते हैं, आइडल सोसाइटी की बात करते हैं। प्लेटो भी आइडल स्टेट की बात करता है, अरिस्टोटल भी सब आइडल स्टेट की बात करता है, गुड लाइफ की बात करते हैं। हालांकि उसमें तमाम तरह की स्लेवरी है, दास्ता है, सिटीजनशिप है, सब था, उसके बावजूद भी वो एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें सोसाइटी का हित हो, लोगों का हित हो, लोगों पर बंधन कम से कम हो। कैंपेनेला के द्वारा भी इसी यूटोपियन सोसाइटी का समर्थन किया गया है। फेनलन के द्वारा भी इसी सोसाइटी का समर्थन किया गया है, जिसे भले ही हम कल्पना लोग कहते हैं, लेकिन ये ऐसा था। और विकास की प्रक्रिया में वह पीछे छूट गया, यानी कि रूसो कहता है कि बैक टू नेचर, हमें प्रकृति की ओर लौट चलना चाहिए, या दयानंद सरस्वती कहता है बैक टू वेदास। तो इसका बेसिकली मीनिंग यही है कि जो ऋषि मुनि उस अवस्था में रहते थे, जो लोग जंगलों में रहते थे, आदि मानव की तरह रहते थे, तो उनका परिवार है, राज्य है, समाज है, कबीला है, समुदाय है, इसका कोई बैरियर नहीं था, वो कोई बंधन नहीं था उनके लिए। एक शादी या संस्थान ऐसे कोई बंधन नहीं थे। इसी जो यूटोपियन की एक ब्रांच है, जिसको हम अनार्चिस्ट सोशलिज्म कह सकते हैं, अराजकतावादी समाजवादी कह सकते हैं, जो एक तरह से यूटोपियन से थोड़ा आगे बढ़कर स्टेटलेस सोसाइटी को चाहते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, लोगों के स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से, वैकल्पिक और ऐच्छिक जो संगठन है उसके माध्यम से व्यवस्था को रन करना चाहते हैं। और इनमें जो प्रमुख हैं वो विलियम गॉडविन हैं, सेंट साइमन है, सामेनियन सोशलिस्ट इनको कहा जाता है, चार्ल्स फोरियर है, रॉबर्ट ओवेन है। इन चारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कल्पनावाद को राज्य के बिना लागू करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और उसका समर्थन भी किया है। अलेक्जेंडर ग्रे अलेक्जेंडर इसका समर्थन करते हैं कि मैं मार्क्स की तुलना में जो अनार्चिस्ट यूटोपियन सोशलिस्ट हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल मानता हूँ, उनको ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। अगर वास्तव में ही इज्म की जो अवधारणा है,
थेसिस का जो कंसेप्ट है वो अगर कहीं दिखाई हमें देता है तो वह अनार्चिस्ट सोशलिज्म में दिखाई देता है। इसके बाद मॉडर्निस्ट सोशलिज्म हम कह सकते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होते हैं। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है वह जॉन जैक रूसो है, जिसको इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। मेलने के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है, नोबल बॉफेफ ने भी समर्थन किया है, मार्ले ने भी किया है, और जर्मन सोशलिस्ट फिक्टे के द्वारा डिक्टेटोरियन टाइप जो सोशलिज्म है उसका समर्थन किया है। इन सबको वी कैन कॉल्ड एज मॉडर्निस्ट सोशलिज्म हम डिफाइन कर सकते हैं। आधुनिकतावाद जो 18वीं शताब्दी में सोशलिज्म है, सोसाइटी से सोशलिस्ट और सोशलिस्ट से सोशलिज्म का जो कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी के रूप में विकसित हुआ है वो हमें आधुनिक अवस्था में देखने को मिलता है। 6 या 5 मुख्य अवस्थाएं हम मान सकते हैं। इसके बाद मार्क्सवादी और उत्तर मार्क्सवादी समाजवादी हैं। मार्क्स के समाजवाद से 1848 से या 19वीं शताब्दी के मध्य से समाजवाद का एक नया स्ट्रक्चर आता है। वी कैन कॉल्ड एज साइंटिफिक सोशलिज्म, मार्क्सियन सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स ने कहा कि बिफोर मार्क्सियन सोशलिज्म दे आर यूटोपियन सोशलिज्म। वो कल्पनावादी समाजवादी रहे हैं। उन्होंने एक सुंदर धरती तो फूलों की कल्पना तो की है, परंतु उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए जो उपजाऊ जमीन है वो तैयार नहीं की। कि कल्पना की है, इमेजिनेशन किया है, लेकिन उस कल्पना को धरती लोक पर कैसे उतारा जाएगा इसकी बात उन्होंने नहीं की। जैसे हम जिसे ब्राह्मण या वैदिक हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं कि ईश्वर, अल्लाह और ईसा मसीह और यहूदी तमाम तरह की जो माइथोलॉजी है, उस कल्पना लोक को धरती पर कैसे साकार किया जाए। इसलिए मार्क्स ने, आपको पता है कि रिलीजियस लेस, क्लास लेस और स्टेट लेस सोसाइटी की बात कही है, और उस सोसाइटी को उसने साइंटिफिक वे में एस्टैब्लिश करने का जो रास्ता है वह भी बताया है। कार्ल मार्क्स के जो मुख्य समर्थकों में उद्योगपति ब्रिटिश बिजनेसमैन है एंगल्स सबसे बड़ा सपोर्ट जिन्होंने कार्ल मार्क्स का किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, सरप्लस वैल्यू, तमाम तरह के जो मार्क्स के आइडिया थे उन आइडिया को एक नया समाजवाद हमें देखने को मिला, एक वैज्ञानिक समाजवाद देखने को मिला। लासेल, बाकोनिन, प्रिंस क्रोपाटकिन और बर्ट्रैंड रसेल पोस्ट मार्क्सियन सोशलिस्ट माने जाते हैं, जो मार्क्स के बाद मार्क्स की तरह ही समाजवाद को स्थापित करना चाहते हैं। और इसमें बाकुनिन, क्रोपाटकिन और रसेल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसे हम पोस्ट मार्क्सियन सोशलिस्ट स्टेज भी कॉल कर सकते हैं। तो ये मुख्य योगदान रहा है जो विशेष रूप से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी तक यूरोप में समाजवाद को आगे बढ़ाया है। इसी के साथ क्रोप्टिक की एक बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म भी हम उसको कह सकते हैं, और उस बुक में भी जो हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को डिफाइन किया है। अगर हम बात करें टर्म्स की, टर्मिनोलॉजी की, कि जो इज्म है एज ए आइडिया, आइडियोलॉजी, और जो आईएसटी है, इस्ट है, जिसको वादी कहते हैं, समतावादी, समाजवादी जिसको कहा जाता है। तो टर्मिनोलॉजी का पहली बार यूज ये एंसेंट जैविस और क्रिश्चियन ट्रेडिशन में मिलता है, जिसे सोसाइटी कहा गया है। इन दी ओल्ड टेस्टामेंट, इन दी न्यू टेस्टामेंट और यहूदी ग्रंथों में सोसाइटी को डिफाइन किया गया है, ट्रेडिशनल वे में इसको डिफाइन किया गया है। पहली बार 19वीं शताब्दी के पहली दशक में 1827 में 1827 में ब्रिटिश उद्योगपति और एक तरह से काल्पनिक समाजवादी रॉबर्ट ओवेन के द्वारा वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, इट मीन्स द थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिव है, उसके आधार पर, सहकारिता का जो सिद्धांत है उसके आधार पर उसने इस टर्म का यूज किया है जिसको कहा जाता है सोशियलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी कौन है? इसका मतलब समाज में एक सबके लिए होता है और सब एक के लिए होते हैं। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ओवेन और व्यू इन दी व्यूज ऑफ रॉबर्ट ओवेन वी कैन कॉल्ड सोशलिस्ट। देन सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको पियरे लेरॉक्स के द्वारा मैगजीन ली ग्लोबे में 1832 में इस टर्म का यूज किया गया जिसे हम समाजवाद कहते हैं। तो जाहिर है कि टर्मिनोलॉजी जो सोशलिस्ट की है और सोशलिज्म की है वह कार्ल मार्क्स के आइडिया से पहले आई है,
और कार्ल मार्क्स के समाजवाद को इसीलिए साइंटिफिक सोशलिज्म के रूप में एक जमीन मिली जिसको उसने उर्वरा बनाया है, ये कहा जा सकता है। तो ये थी यूरोप में जो सोशलिज्म की ट्रेडिशन है उसका फैक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसकी हमने बात की है। नेक्स्ट व्याख्यान में हम इन दोनों ट्रेडिशन के बारे में सेपरेट स्टडी करेंगे और उसके बाद जो हमारा अकॉर्डिंग टू करिकुलम की अगर बात करें तो वह शुरू होगा विलियम गॉडविन से, सेंट साइमन से, चार्ल्स फोरियर से और रॉबर्ट ओवन से। चार थिंकर्स अनार्चिस्ट और यूटोपियनिस्ट हैं। और चार जो थिंकर हैं जिसमें कार्ल मार्क्स है, स्टालिन है, लेनिन है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और इसके अलावा जो सोशलिज्म की अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म है, सिंडिकलिज्म है, फेबियनिज्म है या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, गिल्ड सोशलिज्म है और साइंटिफिक सोशलिज्म कार्ल मार्क्स का समाजवाद है, इनके बारे में हम अपने व्याख्यान में बातचीत करेंगे। तो ये था यूरोप में समाजवादी परंपरा का तथ्यात्मक विकास कैसे हुआ है और कौन से पाश्चात्य चिंतकों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।